जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे स्पीकर के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हम लोग डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, इन तमाम पदों का, इन तमाम पोस्टों का जो कह सकते हैं कि प्रारंभ, ओरिजिन इंडिया कह सकते हैं कि लगभग इंडिया में अंग्रेज के ज़माने में ही 1919 में ही प्रारंभ, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि 1919 के एक एक्ट में, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में आया था, जिसके बाद 1921 में यह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जैसे स्पीकर के बारे में जितने इनके फंक्शंस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेज, टर्म्स, सैलरी और इलेक्शन, सेम वही जो है प्रक्रिया डिप्टी स्पीकर के चुनाव, इनके राइट्स, इनके प्रिविलेज, इनके कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके रोल और फंक्शन से कह सकते हैं कि दोनों का कार्य एक ही है, तो दोनों की जिम्मेदारियां भी एक ही होंगी, और दोनों की जिम्मेदारियां एक ही हैं तो अलाउंसेस और पर्क्स भी उसी हिसाब से दिया जाता है, और जितने भी अधिकार हैं उसी हिसाब से यह भी अपने अधिकारों का और साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो देखिए, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के बारे में पढ़ लिया था, अब हम डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे लोकसभा में। तो जैसे ही लोकसभा का जैसे सदन और असेंबली का इलेक्शन कंप्लीट हुआ, सारे मेंबर्स को कह सकते हैं कि लोकसभा या जो राज्यसभा के होते हैं उसका, राज्यसभा का भी जैसे वहाँ भी डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, उसका हम कभी बाद में पढ़ें। तो लोकसभा में जो है जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाता है, ठीक है। और यह भी लगभग जितने दिनों तक स्पीकर का टेन्योर होता है, मतलब लोकसभा का जितना 5 साल का टेन्योर है, वो तब तक डिप्टी स्पीकर भी और स्पीकर भी बने रहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो इलेक्टेड बाय लोकसभा एमंग इट्स मेंबर, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा, स्वाभाविक सी बात है भाई, लोकसभा के होंगे तो लोकसभा के मेंबर का ही है कि डिप्टी स्पीकर के रूप में उनका चयन होता है। एंड आफ्टर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन खत्म होता है, संपन्न होता है, उसके बाद इनका भी चयन कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? इनकी जो ड्यूटीज है ना ऑफ डिप्टी स्पीकर, कि व्हेन स्पीकर ऑफिस इज वैकेंट और ही इज एब्सेंट। देखो, अभी आप देखोगे इस विंटर सेशन, रिसेंटली बता रहा हूँ, पार्लियामेंट जो है 1-1 बजे तक चला है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह से लेकर दिन भर तो स्पीकर बैठे ही नहीं रहेंगे भाई, उनको भी काम लगता है, उनका भी कभी तबीयत खराब होता है, या वो भी किसी जो है फंक्शंस रूल्स में कहीं चीफ गेस्ट के रूप में जाते हैं। तो उनके जगह पर जब स्पीकर सदन में उपस्थित ना हो, उनकी अनुपस्थिति के कारण वह प्रेसिडाइजिंग जो चेयर है, ठीक है, वह खाली ना रहे और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किया गया है। तो जब भी या तो सीट वैकेंट होती है, सीट वैकेंट कब होती है, या तो स्पीकर ने रिजाइन दे दिया है, या वो एब्सेंट है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें जो है रिसोल्यूशन के द्वारा हटा दिया गया है। 3 परिस्थिति हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, स्पीकर में जब पढ़ रहा था। तो या फिर वो अब्सेंट भी होते हैं, तो खाली वो पद जो है, मान लेते हैं कि आप जैसे क्लास जाते थे और क्लास का मॉनिटर एब्सेंट है, तो होता था ना, प्रावधान होता था ना कि फर्स्ट मॉनिटर, सेकेंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर। इज दैट क्लियर? सेम वही प्रावधान यहाँ है कि जब स्पीकर अब्सेंट रहते हैं या सीट हुआ वैकेंट रहती है, इन दैट केस द हाउस विल बी प्रिसाइडेड बाय द डिप्टी स्पीकर। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडाइज ज्वाइंट सिटिंग। देखो, यह ज्वाइंट सिटिंग कब होता है? जब कोई एक बिल है और बिल पर लोकसभा और राज्यसभा या दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पारित हो गया हो, या दूसरे सदन में वह अटका हो, और वो बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बिल है, या कोई ऐसा डेडलॉक लग गया हो, तो उस डेडलॉक को हटाने के लिए जो है यह संवैधानिक प्रावधान है कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सिटिंग करवा लिया जाए। ये सिर्फ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है। मैं कह सकते हैं कि कोई बिल वगैरह है तो इसमें होगा, लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ना, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। कहने का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब जो संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन नहीं करता है, जैसे कोई बिल हो गया, कोई एक्ट, मतलब एक प्रकार से कोई भी जो है बिल से संबंधित संशोधन हो, वो सब में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो वैसे ज्वाइंट सिटिंग में स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उस ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता करते हैं और चेयरमैन रहते हैं। तो इन दैट केस अगर कि स्पीकर एब्सेंट है,
तो उसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे। इसलिए भी डिप्टी स्पीकर का रोल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पावर्स और अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन द केस अगर जो है स्पीकर एब्सेंट रहते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग में डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे और उस हाउस को जो है प्रेसिडाइज करेंगे। आगे है डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का हिंदी होता है अधीनस्थ, मतलब उसके नीचे। जैसे कोई भी एक कह सकते हैं ना कि एक ऑफिस होती है तो ऑफिस में एक मैनेजर होते हैं, ठीक है, उसके नीचे उनके कर्मचारी काम कर रहे होते हैं या फिर उसके एक सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो स्पीकर है उसके नीचे डिप्टी स्पीकर काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। जो डिप्टी स्पीकर का पद है, ठीक है, वो स्पीकर के अधीनस्थ में नहीं है। दे आर डिप्टी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ठीक है, ये है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ये हाउस के प्रति डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। इनकी जिम्मेदारी स्पीकर से नहीं बनती है, मतलब इनकी जवाबदेही यह स्पीकर को नहीं देते हैं। यह डायरेक्ट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और हाउस को यह जो है हाउस के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है। एक प्रकार से यह भी एक स्वतंत्र जो कह सकते हैं कि ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, मतलब उनके अधीनस्थ में नहीं है, उनके सबऑर्डिनेट नहीं, उनके स्पीकर के यह नीचे नहीं काम करते। इज दैट क्लियर? आगे है कि व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज ए मेंबर इन पार्लियामेंट्री कमिटी। देखो एक चीज है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो स्पीकर होते हैं अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए बैठाई जाती है ना, इंटर पार्लियामेंट्री या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए बैठाई जाती है ताकि कोई लोकसभा, देखो लोकसभा जो है ना और राज्यसभा वो कुछ दिनों के लिए ही चलती है, लेकिन बहुत लोग जो इसे माइनॉरिटी जानते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि कई एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो कि सालों साल, जैसे कोई बिल आ गया, जैसे अभी एक रिसेंटली न्यूज चल रहा है कि जो मैरिज ऑफ गर्ल्स चाइल्ड है ये 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसकी निगरानी और जिसका कह सकते हैं क्लाउज बाय क्लाउज और उस बिल में क्या होनी चाहिए, क्या इंक्लूड होना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसे लेकर जो है डिस्कशन डिबेट करेगी। एक है डाटा प्राइवेसी बिल, यह भी जो है कई जो है पार्लियामेंट्री और स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाता है जिसके अंतर्गत वो भेजा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ताकि उस जैसे सदन वगैरह जब चलता है तो कुछ ही दिन चलता है, सालों भर तो नहीं चलता, तो उन कुछ दिनों में जो है सारे के सारे जितने भी बिल हैं, जितने भी अमेंडमेंट है, पूरी अच्छी तरीके से उसका जो है कह सकते हैं कि डिस्कशन डिबेट नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे लोकसभा के जितने मेंबर हैं और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं आपस में कुछ मेंबर्स मिला के एक इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी गठन की जाती है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक बिल लेके वह चर्चा करते हैं, उसके एकदम पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में मैंने बताया था स्पीकर का जब हम पढ़ रहे थे कि अगर स्पीकर एज ए मेंबर होते हैं तो वो जो है चेयरमैन उसके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी मेंबर के तौर पे अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी में डिप्टी स्पीकर होते हैं तो डिप्टी स्पीकर उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऑटोमेटिकली बिकम इट्स chairman and during presiding as a speaker not vote in the first instances। हम लोगों ने स्पीकर के बारे में क्या पढ़ा था कि स्पीकर एक निष्पक्ष इम्पार्शियल एक कर सकते हैं, वो चेयरपर्सन है, वह जो है बिल में वोट नहीं करते। हाँ, कभी अगर टाई हो जाए मैच तब वोट करते हैं। ठीक है, तो उसी परिस्थिति में जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर जब चेयर पर बैठे रहते हैं तो किसी भी बिल पर वो वोट नहीं करते। सिर्फ उस परिस्थिति में वो करेंगे जब कि कोई डेडलॉक लग जाए कोई बिल पे या फिर कोई बिल जो है एकदम टाई हो गई है, बराबर यस में भी और नो में भी इक्वल वोट पड़े हैं। ठीक है, इन दैट केस जनरली या लोकसभा के मेंबर होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, जब स्पीकर जैसे हाउस को प्रेसिडाइज कर रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, वो जैसे सदन में आम मेंबर होते हैं वैसे ही मेंबर रहते हैं। लेकिन जब स्पीकर नहीं होते हैं और डिप्टी स्पीकर चेयर पर बैठे होते हैं तो उस वक्त उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पावर, उनकी शक्तियां सब के सब स्पीकर के समानांतर होता है। क्लियर है? नाउ रेगुलर सैलरी अलाउंसेस फिक्स्ड किया गया है और इनकी भी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है ताकि इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसमें एनुअल वोट डालने का कोई भी
मैटर ही नहीं होता, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए दिया गया है, और ये लगभग 1921 में ही इसका कह सकते हैं ओरिजिन हो गया था, ठीक है, ताकि कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए कि स्पीकर का मान लो कोई इलनेस की वजह से, कुछ और बहुत सारे देखो पॉलिटिकल रीजन ही होता है, कुछ और कारण हो सकते हैं, उनका आ जाने का मन नहीं है, या किसी कारण बस उनकी तबीयत खराब है, वो अनुपस्थित है, या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्पीकर का कह सकते हैं कि रिजाइन देने के बाद हाउस जो है बंद हो जाएगा, कार्य ही नहीं करेगा, नहीं। इसलिए उसके अल्टरनेटिव में व्यवस्था की गई है, ताकि जब भी कभी स्पीकर ना रहे, ठीक है, तब जो है डिप्टी स्पीकर हाउस को जो है संचालित करेंगे, उसे रन करेंगे, उसे पूरी की पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ साथ एक कह सकते हैं ना पैनल भी गठन किया जाता है चेयर का, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि स्पीकर भी ना रहे और डिप्टी स्पीकर भी ना रहे, तो 10 लोगों का एक चेयरपर्सन, एक पैनल गठन किया जाता है, ठीक है, कि ये 10 लोग होंगे जो इन एनी केस अगर स्पीकर नहीं रहते हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं रहते हैं, तो ये 10 लोगों में से किसी एक लोग जो है चेयर को संचालित करेंगे, चेयर को रन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पैनल भी एक 10 मेंबर का एक गठन किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। क्लियर हो गया? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी कार्य शक्ति कह सकते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी अब हम जान चुके हैं, ठीक है। तो पैनल के बारे में उतना कुछ इलाबोरेट है नहीं, बस इतना जान लो कि जो उस चेयर पर बैठा होगा उनकी जिम्मेदारी यही होगी कि हाउस को सुचारू रूप से चलाएं, हार्मोनी बना रहे और अच्छे से डिस्कशन डिबेट हो, और एक प्रकार से उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी एज ए स्पीकर के तौर पर होती है। वह उस वक्त मेंबर के तौर पे नहीं बल्कि एक स्पीकर के तौर पे कार्य करते हैं। इज दैट क्लियर? So that's all. Thank you once again. And if you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.